चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं HTTP के बारे में। HTTP जो कि है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम जब इंटरनेट में कोई एक वेबसाइट ब्राउज करने की कोशिश करते हैं हम हमेशा HTTP यूज़ करते हैं। HTTP से हमको कोई एक वेब पेज मिलता है, एक वेब पेज ही ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता है। वैसे HTTP को यूज़ करके आप कोई भी रिसोर्स वेब से उठा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको वेब पेज देखने के लिए यूज़ करते हैं। वेब पेज के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पहले एक HTML फाइल आता है। HTML फाइल के अंदर बस उसका स्ट्रक्चर होता है, टेक्स्ट होता है। कोई अगर इमेज उसको दिखाना है तो उसके लिए अलग से एक लिंक होता है। फिर HTTP यूज़ करके ब्राउज़र वो इमेज को अलग से उठा के लाता है सर्वर से, फिर वो इमेज दिखाता है। फिर बाद में और भी इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे उस HTML फाइल के अंदर दूसरे रेफरेंसेस के टर्म्स में होंगे। तो एक वेब पेज देखने के लिए बस एक ही चीज़ सर्वर से नहीं आता, HTML आता है, उसके साथ बहुत सारे अलग चीज़ें जैसे कि इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, ये सारी चीज़ें भी HTTP यूज़ होके ब्राउज़र में आता है। तो कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि HTML फाइल हो, इमेज हो, उसका जो एड्रेस होता है वो URL होता है। और वो URL ऐसे दिखता है कि एक डोमेन नेम होता है और उसके बाद एक पाथ होता है। ये डोमेन नेम बताता है कि सर्वर कहाँ पे है, तो ये हम DNS को देते हैं। DNS हमको एक IP एड्रेस देता है, तो हमको पता है कि हम कौन से IP एड्रेस में जाके सर्वर से बात कर सकते हैं। और ये जो पाथ नेम है, ये सर्वर को हेल्प करता है जानने में कि कौन सा रिसोर्स एग्जैक्टली चाहिए क्लाइंट को। ये एक बेसिक HTTP का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये चाहिए, फिर सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे और एक क्लाइंट है जो कि दूसरा ब्राउज़र चला है और इसने भी एक HTTP रिक्वेस्ट किया, फिर सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स दिया। जो लेटेस्ट HTTP है वो HTTP 3 है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है अभी, और वो TCP यूज़ नहीं करता, वो UDP यूज़ करता है। हम उस प्रोटोकॉल के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम जो पहले का जो HTTP है जो कि TCP यूज़ करता है उसके बारे में बात करेंगे। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और इसमें क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ एक TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। सर्वर पोर्ट नंबर 80 पे लिसन करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो HTTP प्रोटोकॉल है उसका जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, सर्वर के साइड जो पोर्ट होता है TCP का, वो पोर्ट नंबर 80 होता है। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है जब TCP का, फिर क्लाइंट और सर्वर मैसेजेस एक्सचेंज करता है। HTTP में मैसेजेस एक्सचेंज होता है। एक बार उनमें मैसेजेस एक्सचेंज हो जाए उसके बाद वो TCP कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाता है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब एक क्लाइंट एक सर्वर के साथ बात कर रहा है, जब उनका बातचीत ख़त्म हो गया तो सर्वर को कुछ भी याद नहीं रहता कि कौन सा क्लाइंट क्या डेटा भेजा था, क्या उसको रिस्पॉन्स किया था। वो स्टेट मेंटेन नहीं होता। जैसे कि आप कोई शॉपिंग कार्ट में कोई एक वो आइटम्स डालते रहते हैं कि क्लाइंट ने बोला कि चलो मुझे एक लैपटॉप लेना है, फिर 5 मिनट के बाद बोलता है कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। तो सर्वर को प्योर HTTP यूज़ करके, बिना कोई कुकीज़ या कोई भी जैसे कुकी ये सब ना यूज़ करके, प्योर HTTP यूज़ करके ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये जो क्लाइंट था ये 5 मिनट पहले एक लैपटॉप भी लेने का सोच रहा था। वो स्टेट मेंटेन नहीं होता HTTP में। HTTP में बस ये होता है कि तुमको क्या चाहिए अभी, मैं तुमको दे दूंगा, बस दैट्स ऑल। 5 मिनट के बाद तुमको कुछ और चाहिए तो मुझे ये याद नहीं रहेगा कि 5 मिनट पहले तुम इधर आए थे और तुम्हारा रिक्वेस्ट ये था। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, कोई पास्ट हिस्ट्री मेंटेन नहीं होता। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है नॉन परसिस्टेंट HTTP का। इसमें मान लीजिए मुझे कोई एक पेज चाहिए। मान लीजिए मुझे चाहिए www.example.com index.html, ये वाला पेज चाहिए। अब यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, ये है क्लाइंट, ये है सर्वर। TCP कनेक्शन ओपन करेंगे, सर्वर बोलेगा ठीक है। फिर यहाँ पे ये HTTP गेट एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे index.html का पेज चाहिए। वो डेटा भेज देगा index.html, जिसमें कि शायद कोई इमेजेस के लिंक्स भी हो जो कि
ब्राउजर को फिर से लेना पड़ेगा, लेकिन वो लेता नहीं है। वो क्या करता है कि टीसीपी कनेक्शन क्लोज कर देता है सर्वर। अगर ये ब्राउजर को फिर से ये index.html के अंदर कोई अगर इमेज है, कोई अगर एक ऑडियो है, वो सबको भी तो HTTP गेट करके लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको फिर नया TCP कनेक्शन खोलना पड़ेगा। वो सेम TCP कनेक्शन यूज करके वो बस एक ही रिसोर्स उठा पाएगा सर्वर से। इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट HTTP। एक ही ऑब्जेक्ट एक ही TCP कनेक्शन में आप गेट कर सकते हैं। ये HTTP 1.0 जो है, जो पुराना प्रोटोकॉल है, वो नॉन परसिस्टेंट HTTP यूज करता है। परसिस्टेंट HTTP में क्या होता है कि एक TCP कनेक्शन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप ला सकते हो। जैसे कि HTML पेज आपने ले लिया, उसके साथ उसके जो इमेजेस हैं, जो ऑडियो फाइल्स हैं, और जो भी अलग रिसोर्सेस हैं जो कि सारे चाहिए वो HTML पेज को प्रॉपरली दिखाने के लिए ब्राउजर में, वो सारे चीज़ें एक ही सिंगल TCP कनेक्शन में आप सर्वर से ला सकते हो। और HTTP 1.1 परसिस्टेंट कनेक्शन को डिफॉल्ट यूज करता है। तो ये नॉन परसिस्टेंट हो गया क्योंकि ओपन हुआ, सर्वर बोलता है कि ओके चलो मुझे index.html दो, डेटा गया, फिर TCP कनेक्शन क्लोज हो गया। फिर से चलो index.html में एक JPG फाइल है sami.jpg जो कि चाहिए, तो क्लाइंट को फिर से सर्वर के साथ TCP कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। सर्वर बोलेगा ठीक है, कनेक्शन खुल गया, नाउ गिव मी दिस फाइल, फिर डेटा गया, फिर से क्लोज हो गया। तो दो रिसोर्सेस, एक HTML फाइल और एक पिक्चर को लाने के लिए हमको दो TCP कनेक्शंस करने पड़े। तो ये हो गया नॉन परसिस्टेंट HTTP। तो कोई अगर एक ऑब्जेक्ट हमको HTTP में चाहिए तो हमको कितना टाइम लगेगा? ये TCP कनेक्शन इनिशिएट होने में और वो ओके आने में सर्वर में एक राउंड ट्रिप टाइम लग जाता है, जो RTT मैंने पहले बताया था। फिर उसके बाद ये क्लाइंट बोलेगा कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, वो एक HTTP गेट रिक्वेस्ट करेगा और वो जाके फाइल के कुछ इनिशियल पार्ट्स आने में एक RTT लग जाएगा। और उसके बाद अगर वो फाइल बड़ा है तो वो डेटा आता रहेगा। इट कैन टेक अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, सो वी नीड 2 times RTT। एक RTT तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में लग गया, और दूसरा RTT क्या हो गया कि गेट रिक्वेस्ट गया और रिस्पॉन्स का फर्स्ट फ्यू बाइट्स to come, right? That is 2 RTT, and then the file will take its own time. If the file that you have requested, जो फाइल आपने रिक्वेस्ट किया है, वो अगर बहुत बड़ा फाइल है तो उसको आने में टाइम लग जाएगा। वो TCP पे TCP सेगमेंट्स आते रहेंगे आपके पास, and that time is unavoidable। वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। This is the time that you have to spend, but this 2 RTT that you need, 1 RTT TCP कनेक्शन सेटअप करने के लिए, और दूसरा RTT जो कि एक रिक्वेस्ट जाके और वो रिस्पॉन्स के फर्स्ट फ्यू बाइट्स आने में जो टाइम लगेगा, दैट कैन बी शॉर्टेंड, उसको कम कर सकते हैं परसिस्टेंट HTTP यूज करके। जैसे कि मैंने पहले बताया, नॉन परसिस्टेंट HTTP में इट नीड्स 2 RTTs पर ऑब्जेक्ट, और हमेशा TCP कनेक्शन बनाना, उसको क्लोज करना, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। परसिस्टेंट HTTP में सर्वर क्या करता है, जो कनेक्शन होता है, जो पहला कनेक्शन बनता है HTML फाइल के लिए मान लीजिए, तो वो कनेक्शन को वो क्लोज नहीं करता, वो कनेक्शन को वो ओपन रखता है। अब सब्सिक्वेंट HTTP मैसेजेस आते हैं कि मुझे ये इमेज चाहिए, मुझे ऑडियो चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, इट विल यूज द सेम TCP कनेक्शन। फिर परसिस्टेंट HTTP में 2 काइंड्स हैं। वन काइंड इज विदाउट पाइपलाइनिंग, वन इज विथ पाइपलाइनिंग। विदाउट पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि शायद उसमें एक स्लाइड है, नहीं है। तो विदाउट पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि चलो कनेक्शन तो एक बनता है, तो हमने क्या किया, एक कनेक्शन बनाया और हमने बोला कि HTML फाइल चाहिए, फिर वो रेस्पॉन्स में आ गया। आफ्टर दिस रेस्पॉन्स फॉर दिस HTML कम्स, एक बार ये HTML जो चाहिए उसका रेस्पॉन्स आ गया, उसके बाद देन वी कैन से कि ओके गिव अस द इमेज, देन वी गेट द रेस्पॉन्स, देन वी कैन से ओके गिव अस द सेकेंड इमेज, then the response. So it is like you ask for one resource, then you get it. After you get it, then you ask for the other resource, but all using the same TCP connection. That is why it is persistent, but without pipelining. So for each object, you need 1 RTT.
not two RTT, because the connection establishment is happening only once. कनेक्शन एक बार ऊपर TCP का बनता है, उसके बाद हर ऑब्जेक्ट के लिए एक RTT चाहिए. रिक्वेस्ट गया, रिस्पॉन्स आया, वो होने के बाद फिर से और एक इमेज चाहिए वो पेज को दिखाने के लिए, देन यू डू अनदर रिक्वेस्ट एंड यू गेट अनदर रिस्पॉन्स. दैट इज विदाउट पाइपलाइनिंग. विद पाइपलाइनिंग क्या होता है कि क्लाइंट ने बोला कि देखो अभी मुझे ये HTML फाइल चाहिए, तो सर्वर का जब रिस्पॉन्स आया कि चलो ये HTML फाइल, तो क्लाइंट को पता चल गया कि अरे अरे ये एक फाइल काफी नहीं है, दिस वन फाइल इज नॉट एनफ, आई नीड दिस 10 अदर इमेजेस. सो व्हाट इट विल डू is it will make all of those requests back to back. Give me image number 1, 2, 3, 4, 5. It will not wait for one to come back from the server before sending to. वो इमेज 1 के लिए रिक्वेस्ट करेगा, फिर इमेज 1 का रिस्पॉन्स आने तक वो वेट नहीं करेगा, वो फिर 1, 2, 3, 4, 5 करके सारे बैक टू बैक इट विल सेंड ऑल द रिक्वेस्ट्स to the server. The server will then start sending the responses. So this is faster than sending for one, waiting for one, then sending for two, waiting for two. Though both of them use persistent HTTP connections, the one with pipelining will save you more time. And this is again a diagrammatic representation of persistent HTTP. यहाँ पे देखिए TCP ओपन किया, कनेक्शन सेटअप हो गया, इंडेक्स और HTML चाहिए, डेटा मिल गया, डेटा मिलने के बाद क्लाइंट को लगे क्या, देयर इज एन इमेज ऑल्सो to be retrieved from the server, so it will use the same TCP connection. The connection was not closed by the server, so it can use the same TCP connection to get it, and it will get the data, and after all of that is done, the server will close the connection. So there are two kinds of HTTP messages, right? You have requests and response. So दो किस्म के मैसेजेस हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स. चलिए एक रिक्वेस्ट मैसेज के स्ट्रक्चर को देखते हैं. यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, जो HTTP का जो मेथड है वो है गेट, यानी कि कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट समथिंग फ्रॉम द सर्वर. तो यहाँ पे ये हो गया रिक्वेस्ट लाइन, राइट? दिस लाइन दैट यू सी इज द रिक्वेस्ट लाइन, एंड देयर यू हैव द मेथड, देन यू हैव व्हाट यू आर ट्राइंग टू गेट, which HTML page, which image, and then the version of HTTP that goes into the request line. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दूसरे लाइंस में हेडर लाइंस होते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट में देने के लिए, कि जो होस्ट हेडर लाइन है, इसमें क्या होता है कि ये कौन से होस्ट में ये फाइल है, जो सर्वर है वो कहाँ पे चल रहा है, samschool.edu, उसमें जाना है हमको, उसमें जाके सर्वर को बोलना है कि चलो ये पेज हमको दो. तो यूजर एजेंट होता है, उसमें बताते हैं कि जो क्लाइंट है, वो जो ब्राउजर चला रहा है, वो ब्राउजर कौन सा ब्राउजर है, वो मोजिला मतलब फायरफॉक्स वाला ब्राउजर है शायद. ये कनेक्शन हेडर लाइन ये बताता है कि ये क्लोज करना है. आफ्टर गेटिंग द HTML फाइल, दिस कनेक्शन नीड्स टू बी क्लोज्ड. दिस इज बेसिकली गोइंग फॉर ए नॉन परसिस्टेंट HTTP. अगर वैल्यू अगर कीप अलाइव होता, देन if the server also agrees with that, then they can go for a persistent HTTP connection. But इस केस में this is a non-persistent HTTP connection. And then the browser also tells the server that I accept only the French language. Okay? So ऐसे बहुत सारे header lines हो सकते हैं. You can do more research on this from the internet, but these are some of the basic ones. सो ये थोड़ा सा और उसका डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे ये मेथड था उस टाइम पे, ये मेथड में गेट था रिक्वेस्ट में. URL में हम देखा कि some page .html, वर्जन में क्या था, HTTP 1.1. फिर एक CRLF होता है, ये अलग अलग ASCII कैरेक्टर्स होते हैं. these are all different ASCII कैरेक्टर्स. कैरेज रिटर्न, लाइन फीड, तो ये अगर हो गया तो चलो नेक्स्ट लाइन में जाते हैं. इसमें फील्ड नेम हो गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज क्या है, होस्ट क्या है, कनेक्शन क्लोज है कि फील्ड का नेम होता है, फिर कॉलन होता है, फिर वैल्यू होता है कि एक्सेप्ट लैंग्वेज, वैल्यू हो गया फ्रेंच लैंग्वेज, फिर CRLF, फिर कनेक्शन, उसका वैल्यू हो गया क्लोज. तो यहाँ पे है, दिस इज बेसिकली द थिंग, राइट? द की वैल्यू काइंड ऑफ ए थिंग इन द हेडर लाइन्स. And then if it's a request, like a get request, then it does not have a body. अगर आपको get ही करना है तो कोई body नहीं होगा इसमें.
अगर पोस्ट कर रहे हैं, if there is a form whose values you are trying to send, then there will be a body in the request. If you are trying to put something, right, then you will have a body. कोई अगर एक फाइल अपलोड कर रहे हो तो you're trying to put something, right? We will look at the different methods later, but a get request will have no body, but other kinds of methods might have bodies in the request. अगर एक फॉर्म है and you're trying to upload its values, so you can either go for the post method. एक post एक get जैसा और एक method है, like get is a method, so post is also an HTTP method in which if there is form input like username, password, address, email, all of that, then you can post all of that to a certain location on the web server. Or you can go for the URL method in which you can put all of those usernames, emails, addresses, everything in the URL itself, and you can send this as a get request. You can do both. You can either post all of the data as the body. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पोस्ट मेथड होता है उसमें तो रिक्वेस्ट लाइन होता है, देन देयर इज हेडर लाइंस होते हैं, देन इट विल ऑल्सो हैव अ बॉडी. पोस्ट में जो गेट होता है उसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट लाइन होता है. रिक्वेस्ट लाइन में मान लो जो सारा डेटा फॉर्म में भेजना है वो तुम रिक्वेस्ट लाइन में डाल सकते हो ऊपर. उसके बाद देन यू कैन हैव द हेडर लाइंस कि कनेक्शन क्लोज करना है कि नहीं, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस कौन सा है, तुम्हारा ब्राउजर कौन सा है, होस्ट किसको कनेक्ट करना है, वो सब हेडर लाइंस हो गए. एंड देन देयर विल बी नो बॉडी. गेट में कोई बॉडी नहीं होता. ऑल द डेटा इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द URL. You can use both of these methods, both get and post, to be able to upload form input. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि HTTP में बहुत सारे मेथड टाइप्स होते हैं. जो पुराना HTTP था उसमें बस गेट, पोस्ट और हेड मेथड हुआ करता था. गेट में कोई भी रिसोर्सेज तुम ला सकते थे, पोस्ट में कोई अगर अपडेट्स होता था उसको पोस्ट कर सकते थे, और हेड क्या करता था, हेड इज द सेम एज गेट. गेट में क्या होगा, यू सेंड अ रिक्वेस्ट विद अ URL एंड सम हेडर लाइंस, नो बॉडी, एंड यू गेट अ रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स में क्या होगा, द रेस्पॉन्स विल हैव अ बॉडी, बिकॉज कुछ अगर लाना चाह रहे हो, यूर ट्राइंग टू गेट समथिंग, द रेस्पॉन्स विल हैव अ बॉडी सेइंग दिस इज द HTML फाइल और दिस इज द, या फिर कोई इमेज हो गया वो उसके बॉडी में रहेगा. लेकिन अगर आप कोई एक ये हेड रिक्वेस्ट करेंगे तो बस आपको हेडर मिलेगा, रेस्पॉन्स में कोई बॉडी नहीं आने वाला. सो द हेड इज ऑलमोस्ट द सेम एज गेट, बट इन द हेड मेथड यू ओनली गेट अ रेस्पॉन्स हेडर. नो बॉडी. रेस्पॉन्स में कोई बॉडी नहीं होगा. इट इज द सेम एज गेट, बट इन गेट यू एक्चुअली गेट द बॉडी ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. जो आपको चाहिए उसका बॉडी में वो चीज आता भी है, नहीं तो गेट करने का फायदा ही क्या है. लेकिन हेड में क्या होगा कि बस हेडर इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो अगर रेस्पॉन्स होता, बॉडी होता, तो उसका साइज कितना होता, वो टेक्स्ट है कि इमेज है, वो रेस्पॉन्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानने के लिए ही हेड करते हैं, नहीं तो हेड का कोई और काम नहीं है. HTTP 1.1 में क्या होता है कि उसमें गेट रिक्वेस्ट हैं, पोस्ट है, हेड है, पुट है, डिलीट है. ये तीनों तो हमने पहले डिस्कस कर लिया HTTP 1.0 में. जो पुट होता है, कोई अगर फाइल को आपको अपलोड करना है तो क्या करना है, पुट रिक्वेस्ट किया, बोला कि ये लोकेशन में ये जो फाइल है, रिक्वेस्ट में जो बॉडी दिया है, स्टोर इट इन द सर्वर, देन यू विल यूज अ पुट रिक्वेस्ट फॉर दैट. इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग एंड इफ यू आर अलाउड टू डू दैट, देन कैसे डिलीट दिस लोकेशन, एक URL दे दो, बोलोगे इसको डिलीट करना है, तो वेब सर्वर विल डिलीट दैट. सो दीज टू methods were added in that. There are other methods also, like options and things like that, but we will not discuss that here. तो ये हो गया एक HTTP response message का example. तो आपने get किया था, मान लो you're trying to get an HTML file. So if that file is there, the server will respond something like this. This is the status line. Okay, the first line is called as the status line. In it will say, okay, this is the version, and 200 is the status code, and the status phrase is okay. So it is 200, and the representation in the English language for that is
Okay, that's a status phrase. It's like, okay, this resource is there, this is a successful retrieval of something from the server. ये successful है, ये चीज मेरे पास है. And then it says, okay, connection close, non-persistent है, and the date is this. Okay, right now the date in the server is this. The server is running Apache web server. This resource, this HTML file that is being given in the response was last modified on this date. The length of that HTML file is 6821 bytes and the content is HTML in the text format. And then there is the response body which will have the HTML data. Because you requested that HTML file in the get request, in the response you will have the data in the body. And these are some common HTTP response status codes, like 200 is okay, 301 is like the object has been moved, and the new location is optionally also given in this message. Then you can redirect to that and then go there. And if the request was not understood by the server, वो समझा ही नहीं सर्वर कि क्या रिक्वेस्ट था, वो 400 बैड रिक्वेस्ट करेगा. 404 not found, अगर वो रिक्वेस्ट है ही नहीं सर्वर पे, you wanted to get an image and image is not there on the server, then that is going to be 404 not found. Then if the version of HTTP that you want to talk in, अगर ब्राउजर बोलता है कि मुझे ये वर्जन में HTTP मैं समझता हूँ, the server does not understand that, then it would say 505, I do not understand this HTTP version. There are many more HTTP status codes which you can find out on the internet. हमने पहले देखा कि जो HTTP होता है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है. तो फिर स्टेट कैसे मेंटेन करें? अगर मैं अमेजोन में जाऊं और बोलूं कि मुझे लैपटॉप चाहिए, 5 मिनट के बाद मुझे स्मार्टफोन चाहिए, तो वो पहले जो लैपटॉप चाहिए था वो सर्वर कैसे याद रखेगा? हाउ विल द सर्वर रिमेंबर दैट दिस पर्सन ज्योति वांटेड अ लैपटॉप 5 मिनट्स अगो? बिकॉज इट इज प्योरली इफ यू यूज HTTP, इट इज स्टेटलेस. द सर्वर हैज नो आइडिया कि 5 मिनट पहले ये आया था और उसको एक लैपटॉप चाहिए था. तो क्या करेगा सर्वर, क्या करेगा? तो let me show this in detail in this thing, right? So the client here, okay, let's just say the client has got in its browser a cookie file, जिसमें कि मान लो पहले वो eBay में जा चुका है और उसका जो कुकी का नंबर है वो 8734 है. Now they are going to Amazon. So client Amazon में गया, it will do this HTTP request message and the server will figure out कि चलो मुझे कोई कुकी का नंबर मिला नहीं है. तो ये रिक्वेस्ट में कोई कुकी का नंबर गया है क्या? यहाँ पे नहीं गया. तो कोई कुकी का नंबर अगर आया नहीं क्लाइंट में, अगर उसके जो रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आया है मुझे, उसके हेडर लाइंस में कोई कुकी का नंबर मुझे नहीं भेजा. सो दिस क्लाइंट इज ए न्यू क्लाइंट. दिस क्लाइंट हैज नेवर कम टू माई सर्वर बिफोर. वो ऐसे मान सकता है शायद. तो वो क्या करेगा, इसके लिए एक नया कुकी का नंबर बनाएगा. चलो नया यूजर है, एक नया कुकी का नंबर बनाता है. जब वो HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा उसके साथ एक सेट कुकी बोल के एक हेडर लाइन है, वो उसमें डाल देगा. इफ यू फाइंड द सेट कुकी हेडर लाइन, देन व्हाट विल यू डू? द क्लाइंट विल ऐड दैट कुकी इन द कुकी फाइल. यहां पे देखो जो 1678 है वो यहां पे Amazon के लिए स्टोर हो गया. Now let's just say यहाँ पे अभी 2 दिन, 2 days pass in between. After 2 days, the client comes and says, okay, I want to do something on this website. But this time, while going to Amazon.com, it sends this header line in the request message saying that the cookie is 1678. The server reads that number and says, oh, okay, 1678 was for that user. This user was there 2 days ago. And this user already has a laptop in the cart. So the usual जब वो HTTP response देगा उसमें एक शायद वो एक कार्ट का सिंबल दिखा दे और उसमें 1 दिखा के देगा कि चलो. एंड so that is how the user the server remembers, oh, this is the user with the cookie number. So now we have introduced some kind of a state. एक स्टेट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि सर्वर को पहचान में आ रहा है कि अरे ये वो क्लाइंट है. और कुछ टाइम के बाद
फिर से इसने अगर मान लो स्मार्टफोन डाल दिया और ये कुकी फाइल में वो कुकी है ही, नेक्स्ट टाइम आफ्टर अ वीक जाके बोलेगा कि मुझे अभी अभी मुझे एक पेन चाहिए एंड दिस इज माई कुकी नंबर, विल से ओके this person was there 9 days ago, wanted a laptop, 7 days ago wanted a smartphone, okay now they want a pen, okay I'll make the cart and say okay you already have like 2 items, a laptop and a smartphone, and you know this is the detail about the pen, okay you know add to cart. If you click on this button then maybe और एक round trip होगा, it will show cart has 3 items. So this is how cookies work, right? So there are 2 header lines to remember. The server will say set cookie. It'll give some kind of a value here, and this value will be stored by the client. And the client, next time it wants to go to the same server, it will send a cookie header line with the same value, and this will help the server identify the client, and this is how state can be maintained. ये कुकीज यूज हो सकते हैं ऑथराइजेशन के लिए. मान लो सर्वर ने एक बहुत ही लंबा, मान लो एक 512 बिट्स का एक नंबर यूनिकली तुम्हारे लिए जनरेट करके दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम अगर ये नंबर दिखाओ सर्वर को तो सर्वर जान पाएगा कि ये एक्चुअली ये यूजर है, वो ऑथराइज कर सकता है कि इसके ये एडमिन है, तो इसको ये सारे बटन्स दिखाओ, डिलीट करने का पावर दो, कुछ करने का पावर दो. तो ये 512 बिट्स तो किसी और को गैस करने के लिए बहुत मुश्किल होगा ना. 512 बिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई गैस नहीं कर पाएगा. तो अगर किसी के पास है, कोई अगर वो सर्वर को दे रहा है तो वो सर्वर जान पाएगा ओके और ये एडमिन है, तो वो ऑथराइजेशन के लिए कुकीज़ यूज़ हो सकता है. तो शॉपिंग कार्ट के लिए हो सकता है, मैंने पहले बताया लैपटॉप, स्मार्टफोन, पेन वाले एग्जाम्पल में. वो रिकमेंडेशंस दिखा सकते हैं कि ओवर टाइम वो तुम्हारा बिहेवियर लर्न कर सकते हैं. इसको क्रिकेट के सामान पसंद है, इसको मेकअप के सामान पसंद है, इसको बुक्स पसंद है, उसको ट्रैवल के सामान पसंद है. तो वो ओवर टाइम वो कुकी को यूज़ करके देख सकते हैं कि अच्छा ये सेम कुकी मेरे पास बार बार आ रहा है और वो ये आइटम्स वो बार बार ब्राउज कर रहे हैं. तो वो एक प्रोफाइल बना सकता है तुम्हारे बारे में और तुमको वही चीज़ें बार बार रिकमेंड कर सकते हैं. और वो सेशन स्टेट भी मेंटेन कर सकता है, जैसे कि ईमेल, जीमेल तुमने एक बार खोल दिया, 2 दिन के बाद आओ तो वो तुमको फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ता. लेकिन कुकीज से प्राइवेसी को भी खतरा है, क्योंकि एक कुकी अगर बार बार तुम भेज रहे हो तो जो ऐड के कंपनी उनको पता चल रहा है कि चला ओके हम उसको ये ऐड दिखाएं, और तुम्हारा अगर कोई दूसरा इंटरेस्ट आता है तो उसके बारे में ज़्यादा सर्च करोगे. तुमको मान लो कोई सेल फोन्स के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड्रॉयड के बारे में, तो तुम बार बार सर्च करोगे एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बेटर दैन iOS, एप्पल सेल फोन्स. तो ऐसे सर्च करोगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं इसको तो एंड्रॉयड के बारे में कुछ अच्छा बताने की ज़रूरत है, इसको एंड्रॉयड के बारे में अच्छे चीज़ें बताओ था, क्योंकि इसका जो बायस है एंड्रॉयड के फेवर में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. तो ये थोड़ा सा खतरा रहता है प्राइवेसी का कुकीज़ यूज़ करने. चलो अब हम आ गए हैं ये HTTP के डिस्कशन में ऑलमोस्ट एंड में, और इसको हम एंड करेंगे प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में बात करके, जो कि वेब कैश होता है. इसका क्या मतलब, मान लो कोई एक वेबसाइट है जो कि कॉलेज के बहुत सारे बच्चे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट है, एक कॉमन पेज है जो कि बार बार चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा सा स्टैटिक है. तो अगर हर रिक्वेस्ट के लिए हम क्लाइंट से सर्वर को अलग अलग जाएं, तो मानो कितना ट्रैफिक जनरेट होगा. ये करना जरूरी है? शायद नहीं. जो अगर क्लाइंट जो होते हैं वो अगर एक प्रॉक्सी सर्वर से बात करते, जो कि मान लो कैंपस में कहीं पे पड़ा हुआ है, और बोलते कि चलो मुझे ये पेज दो www.example.com index.html, तो ये index.html मान लो प्रॉक्सी सर्वर में है नहीं. तो जो पहला क्लाइंट जब जाके बोलेगा कि मुझे ये पेज चाहिए, तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, उसके बिहाफ में जो example.com के सर्वर में जाएगा, बोलेगा कि मुझे index.html फाइल चाहिए. तो ये सर्वर को ये नहीं पता कि ये जो क्लाइंट है इसने एक्चुअली ये फाइल को मांगा है,
उसको नहीं पता चलेगा। उसको ये लगेगा कि प्रॉक्सी सर्वर जो है उसको ये फाइल चाहिए, उसको ये नहीं पता, ये जो सर्वर है example.com का, उसको ये नहीं पता कि ये वाले क्लाइंट को वो फाइल चाहिए। ये क्लाइंट तो नेटवर्क के अंदर कहीं पर बैठा हुआ है, उसको लगेगा कि प्रॉक्सी सर्वर को ये वाला फाइल चाहिए, ये प्रॉक्सी सर्वर को ये वाला फाइल चाहिए। तो वो प्रॉक्सी सर्वर को रेस्पॉन्स देगा, ये प्रॉक्सी सर्वर फिर क्या करेगा, वो रेस्पॉन्स को वो वाले क्लाइंट को वापस कर देगा। ठीक है, वो क्लाइंट को वो पेज मिल गया। 5 मिनट के बाद एक दूसरा क्लाइंट आता है, ये वाला, वो बोलेगा कि मुझे भी ये पेज चाहिए। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, अरे बोलेगा कि मुझे फिर से यहां पे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पेज तो मेरे पास ऑलरेडी कैश्ड है, तो आई कैन रिटर्न दैट पेज टू यू एंड सेव सम बैंडविड्थ। तो ये एक फायदा है वेब कैश का। दूसरी चीजें भी लोग वेब कैश में करते हैं कि कोई अगर वेबसाइट को बैन करना है कैंपस में, सो दे कैन पुट सम कॉन्फ़िगरेशन इन द प्रॉक्सी सर्वर सेइंग दैट कि चलो this.com को बैन करो, ताकि कोई भी रिक्वेस्ट अगर उसको आता है वो डायरेक्टली तो जा नहीं सकते, सबको प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, बोलेगी कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस साइट। वो भी हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है प्रॉक्सी सर्वर्स में, कि अगर ये जो कंटेंट है index.html, ये अगर बार बार चेंज हो रहा है, अगर डायनामिक है, मान लो कोई न्यूज़ का वेबसाइट है या तो वेदर का वेबसाइट है जिसमें कि डेटा बार बार चेंज होता है, उस केस में उसको कैश करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कैश करोगे तो तुमको स्टेल कंटेंट मिलेगा। स्टेल नहीं तो ओल्ड कंटेंट, जो पुराना कंटेंट है वो मिलने के चांसेस हैं। हमको फ्रेश कंटेंट चाहिए, और फ्रेश कंटेंट के लिए बार बार तुमको सर्वर पे जाके नया डेटा लेना पड़ेगा। और ये करने के लिए HTTP ने हमको एक हेडर लाइन दिया है, जिसको यूज करके हम बता सकते हैं कि चलो हमको एक रिसोर्स चाहिए, वी वांट दिस index.html, we want this index.html, लेकिन ये जो index.html हमको चाहिए, ये हमको तब भेजना, only send it if it has been modified since this date। इस डेट में आप बोल सकते हैं कि चलो has it been modified since yesterday, मतलब कल हमने ये फाइल को लिया था, हमारे प्रॉक्सी सर्वर में ये फाइल है कल का, कल से लेके आज तक, अभी तक ये फाइल चेंज हुआ है क्या? अगर हुआ है देन यू विल गेट द डेटा। द सर्वर विल लुक एट दिस header field, right? This header field, and see, okay, this header is there and there is a date, and we'll check, okay, yesterday has this file been modified? हाँ, ये फाइल मॉडिफाई हुआ है, तो फिर नया फाइल भेजेंगे। अगर ये फाइल मॉडिफाई हुआ ही नहीं है, then it will say 304 not modified and send no body। बॉडी में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये फाइल मॉडिफाई ही नहीं हुआ। रिक्वेस्ट में ये बोला गया था कि ओनली सेंड द फाइल इफ इट हैज बीन मॉडिफाइड सिंस यस्टरडे, अदरवाइज डोंट सेंड इट। तो ये जो वेब कैशेस होते हैं, जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, ये इसको यूज कर सकते हैं थोड़ा सा और बैंडविड्थ बचाने के लिए।